नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। और मैं भारती सर पटना बिहार से। तो जो 2023 में आप 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए हिस्ट्री का 12th में वीडियो सीरीज़ लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव्स का, और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला दिए हैं और इस सीरीज में अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। तो पिछले वीडियो सीरीज में यहाँ हम चलाए थे आपका मौर्य काल में खास कर करके कहाँ तक, तो यहाँ तक हो गया था कि अशोक का संबंध किस राजवंश से है, तो ये मौर्य राजवंश से यानी मौर्य वंश से। अब आगे क्वेश्चन अगर देखेंगे तो प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा है, ये आपको बताना है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा है, कौन सी भाषा है, जल्दी से फटाफट से बताएंगे। ये आपका 10वां नंबर प्रश्न है। ए ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है उर्दू और चौथा है प्राकृत। तो यहाँ सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन प्राकृत हो जाएगा। याद रखेंगे कौन हो जाएगा, तो प्राकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर बात कर ले तो ये 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, ये आपको बताना है। मगध है या कौशल है, कौशल वर्डिंग मिस्टेक है, आप ऐसे कौशल समझिएगा। ठीक है, चलिए कौशल है या फिर अवंती है या फिर आपका गांधार है, फटाफट से बताएंगे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद गांधार की राजधानी तक्षशिला, अवंती की दो राजधानी, एक उत्तरी राजधानी आपका उज्जैन है, दक्षिणी राजधानी महेश्वती, कौशल की राजधानी याद रखेंगे ये आपका श्रावस्ती है, दूसरी राजधानी साकेत भी है, प्रसेनजित यही के हैं। चलिए ये मगध। तो हम लोग देखें कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो था वो कौन है, तो मगध है। तो 11 के ए ऑप्शन सही है। चलिए बहुत खूबसूरत प्रश्न आपको दिख पा रहा होगा, आपको 12वां नंबर कि यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य की सेना में कितने पैदल सैनिक हैं। आपको मौर्य की सेना में पैदल सैनिक बताना है कि 6 लाख, 10 लाख, 5 लाख और 1 लाख। फटाफट से बताएंगे पैदल सिपाही कितने थे, ये आपको बताना है। तो यूनानी स्रोतों के अगर अकॉर्डिंग बता दे तो मौर्य से आने से पहले घनानंद के टाइम में कहा जाता है कि लगभग 2 लाख जो है सर वो पैदल सिपाही हुआ करते थे। और फिर हम लोग देखे थे कि लगभग 6000 के आसपास में घनानंद के टाइम में हाथी होते थे। ठीक है, अब ये 20,000 के आसपास में आपका घुड़सवार होता था, लेकिन जैसे ही उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए तो उनके टाइम में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 6 लाख की सैनिक को लेकर करके और संपूर्ण भारत को रौंद डाला। तो ये याद रखेंगे 12 के ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 6 लाख। 12 ए सही है, 6 लाख। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, एकदम आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। चलिए एकदम दिखते चलिए, कहीं मिस्टेक होता है तो आप हमको कमेंट में करिएगा, वहां अगर किसी तरह से अशुद्धियां हो जाएंगे तो उसमें कमेंट में हम उत्तर दे देंगे। 13 नंबर प्रश्न है धम्म की भाषा क्या थी, आपको बताना है। 13 नंबर प्रश्न धम्म की भाषा क्या है, देवनागरी, प्राकृत है या संस्कृत है या खरोष्टी है। तो धम्म की भाषा की बात कर ले तो ये क्या है, प्राकृत। और अशोक के अभिलेखों की भाषा भी क्या है सर, तो प्राकृत। अभी कुछ देर हम लोग पहले देखे थे। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात कर ले तो अगला प्रश्न है अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो अशोक का कलिंग विजय का वर्णन प्रथम में, सप्तम में, 10वें में या फिर 13वें में, ये सबके सब याद रखेंगे अशोक के द्वारा एक शिलालेख का निर्माण किया गया। कौन से शिलालेख में, पहले शिलालेख में या 7वें शिलालेख में या 10वें में या 13वें में। तो यहाँ सही जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13वें। 13वें अभिलेखों से यानी शिलालेखों से अशोक के कलिंग आक्रमण का वर्णन मिलता है। कलिंग कौन से राज्य में है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो कलिंग जो होता है सर ये ओडिशा राज्य में स्थित है। याद रखेंगे कलिंग कहाँ है, तो ये हमारा भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए अगले अगर प्रश्न को देखेंगे, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख, ये तो देख ना। चलिए अगला प्रश्न है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने और बिंदुसार ने। तो ये 15वां प्रश्न का आप जवाब जल्दी जल्दी देखेंगे। तो धम्म महामात्रों को नियुक्त करने वाला कौन है, तो अशोक है। देखिए इतिहास जितना प्रश्न आपका है शुरू से लेकर हम लोग अंत तक देखने वाले हैं, इससे बाहर प्रश्न जो है वो नहीं आता है। तो एकदम पूरा ऑल टू ऑल देख लेंगे। जितने प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे सब लगेगा कि देखा देखा ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। मेगास्थनीज कौन से केकर भारत के शासक के दरबार में आया था, जल्दी जल्दी बताना। अशोक के, बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर स्कंदगुप्त के। तो मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आए थे, तो याद रखेंगे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखित पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम है इंडिका पुस्ता है। और इस इंडिका से कौन से राजवंशों की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे 16 के सी ऑप्शन क्या है, तो सही है, याद रहेगा आपको। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य
काल में कलिंग की राजधानी थी? आपको बताना चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कलिंग की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और पाटलिपुत्र। ये बेहद खूबसूरत प्रश्न है। और कलिंग की राजधानी जो थी सर वो थी तोसली। याद रखें, कलिंग की राजधानी तो तोसली है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे बढ़िया से कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हो रही है? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवणबेलगोला और उज्जयिनी। यहाँ जल्दी जल्दी सुनेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है सर वो कहाँ हुआ था। तो हम लोग देखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ क्या था कि लगातार मगध में 12 वर्षों तक अकाल रह गया था। और इस अकाल में यहाँ पे ऐसे सिचुएशन आ गई थी। और एक जैन धर्म के एक खास करके जिसको हम लोग कहते हैं दिगंबर, और दिगंबर के जो गुरु है जिनका नाम है भद्रबाहु, ये याद रखेंगे, ये आदमी के नाम याद रखेंगे। ये भद्रबाहु, भ से भद्रबाहु और भ से भाग गया, याद रखेंगे, भ से भद्रबाहु और भ से भाग गया। तब मगध में जब 12 साल तक अकाल हो गया था तो भद्रबाहु जो भाग गए, चंद्रगुप्त मौर्य कहां भाग गए? तो इनके ही जीते हुए क्षेत्र उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र, जहां पे जिस जगह का नाम है श्रवणबेलगोला। और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य की 298 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे, श्रवणबेलगोला में ही संलेखना विधि के द्वारा जो है वो प्राण को त्याग दिया जाता है। तो संलेखना विधि क्या होता है? भूखे रह के प्राण त्यागने की घटना को संलेखना विधि कहते हैं। आज खाएंगे, कल एकदम तनिक कम खाएंगे, परसों ना खाएंगे, चौथा रोज पानी नहीं पिएंगे, पांचवा रोज, ऐसे करते करते अपने लपक जाएंगे। तो जन्म मरण से होगी आपका छुट्टी। अब दोबारा आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं है, सब चीज धरती पर बैलेंस हो गया। चलिए वही काम कर दिए चंद्रगुप्त मौर्य। पूछता है कभी कभी कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म से संबंधित है? तो याद रखेंगे जैन धर्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिख पा रहा है कि सर अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन 1 है 35, ऑप्शन दूसरा है आपका 30, और फिर है 40, और फिर आपका 44। पता नहीं जल्दी जल्दी। तो अशोक के अभी तक कुल अभिलेखों की संख्या की बात कर ले तो ये आपका है 44। याद रखेंगे कितने अभिलेख हैं? तो 44। 19 का डी ऑप्शन सर सही हो जाएगा। 20 नंबर अगर प्रश्न की बात कर ले तो ये है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, संबोधि या महापरिनिर्वाण। तो ये याद रखें, भगवान बुद्ध को गृह त्याग यानी गौतम बुद्ध को गृह त्याग की घटना। महापरिनिर्वाण की बात कर ले तो जब ये मरेंगे तो उसकी बातें आ जाएगी। 483 ईस्वी में अजातशत्रु का समय काल चलते रहेगा मगध पे, और उसी वर्ष याद रखेंगे भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण हो जाएगी और पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हो जाएगा। तो ये तो मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण होता है। संबोधि की बात कर ले तो ये ज्ञान की घटना है जिसको निर्वाण भी कहा जाता है। और धर्म चक्र परिवर्तन की बात कर ले तो जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गया में वो पीपल वृक्ष के नीचे जो कि कहलाता है बोधि वृक्ष, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब सारनाथ में जाकर के 5 ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं पहली बार, वो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो यहाँ पे याद रखेंगे बात है घर त्यागने की घटना, तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यानी महाविनिष्क्रमण, यानी 20 का ए ऑप्शन सर सही है। चलिए अगले प्रश्न 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बड़ा घुमावदार और बेहद बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन 1 है आपका वाराणसी, दूसरा है बनारस, दूसरा है सारनाथ, तीसरा राजगीर और चौथा है चंपा। तो एक बात बता दी, जहां सबसे पहली बार बुद्ध के द्वारा 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दिए जाएंगे, महाधर्म परिवर्तन प्लस लिखा गया, खाली आप 5 समझिएगा, ये 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दिया जाएगा, वही धर्म चक्र परिवर्तन की बात होगा। और जब पहली बार धर्म चक्र परिवर्तन करेंगे, किसी को शिक्षा देके अपने धर्मों में जोड़ेंगे, तो वो एक संघ का निर्माण करेंगे, और इस संघ का निर्माण जो है वो सारनाथ में किए गए। याद रखेंगे। तो 21 का बी ऑप्शन सर सही है। चलिए ये बहुत हल्का प्रश्न है लेकिन आता ही आता है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म। फटाफट से बताएंगे। 12वां के बच्चे केवल मन में इतना ही याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। आगे जब हमारे यहाँ फिर आप पढ़ने के लिए आइएगा तो फिर आपको बताएंगे कि बौद्ध धर्म के 1-2 संप्रदाय नहीं है, बौद्ध धर्म के 18 संप्रदाय हैं, और इन 18 संप्रदाय में से 2 मुख्य संप्रदाय है जो चर्चा में रहता है, जिसका नाम हीनयान और है महायान। महायान की बात कर ले तो म से महायान, और म से ये मांस खाएगा, ये याद रखेंगे। हीनयान पुरानी विचारधारा है, ये मांस का सेवन नहीं करेगा, ये बुद्ध को पवित्र पुरुष मानेगा। अब देखिए म से महायान, म से मांस खाएगा, म से मूर्ति पूजा भी होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। मूर्ति का पूजा ये लोग करेंगे, लेकिन हीनयान पुरानी विचारधारा है, ये मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। तो यहाँ बाकी आप समझ रहे हैं कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा। चलिए ठीक है,
अगले प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है? फटाफट से जवाब देंगे कौन से कुल से संबंधित है? शाक्य कुल, गात्रिक कुल और कोलीय कुल या फिर मौर्य कुल? फटाफट से बताएंगे कि कौन से हो जाएगा। 23 का बताना है आपको। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित हैं? तो गौतम बुद्ध सर शाक्य कुल से संबंधित है। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 23 का ए ऑप्शन सही है। 23 का ए ऑप्शन सही है। चलिए 24 नंबर प्रश्न को अगर देखेंगे तो कहते हैं अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां अवस्थित है? ये आपको बताना है। सीरिया में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में या जापान में? अशोक के टाइम में हम लोग देखे थे क्लास में कि अशोक अपनी पत्नी और अपने पुत्र संघमित्रा को दोनों को भेज देते हैं श्रीलंका में कि जाओ वहीं पर जैसे कि बुधवा वाला जैसे टहनियां तुम काटी हो, भगवान बुद्ध के जिस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उस वृक्ष को अशोक की पत्नी क्या कर दी थी? तो काट दी थी। तो यहाँ पर एक तरह से पापों के पराजित के लिए अशोक ने अपनी पत्नी को कहा कि जा कर करके और ये मगध के क्षेत्र से तुम श्रीलंका में जाके वृक्ष को यही रोपना है तुमको और यही प्रचार प्रसार करना है। तो ये आप इस तरह से याद रखेंगे कि अशोक के द्वारा जो धर्म का प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का किया गया था वो कहां में? श्रीलंका। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 24 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 24 हो गया। 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात? फटाफट से बताएंगे सांची का स्तूप कहां है, जल्दी से बताएंगे। तो सांची स्तूप यहाँ पे ख ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। याद रखेंगे मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के कभी बार जिला पूछता है तो ये याद रखेंगे, भोपाल नहीं याद रखना है आपको, रायसेन जिला है। कौन सा जिला है? रायसेन जिला। चलिए याद रखेगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? 26 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ब्राह्मण से, जैन से, बौद्ध से या इस्लाम से? फटाफट से बताएंगे। स्तूप की बात कर ले, स्तूप बौद्ध धर्मों का सबसे पवित्र स्थल है। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा सर वो आपका बौद्ध हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 26 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र था काशी, कौशल, अंग और मगध? आपको बताना है शिशुनाग वंश और नंद वंश दोनों का केंद्र बिंदु क्या है? तो आपको पहले बता दे कि मौर्य वंश के आने से पहले, सर मौर्य वंश के आने से पहले जो है नंद वंश चलता था और नंद से आने से पहले हर्यक। मगध की अगर बात कर ले तो मगध पे सबसे पहले अगर वास्तविक वंश कह दे तो ये आपका हर्यक वंश है। कौन सा वंश है? हर्यक। और दूसरा बात कर ले तो ये आपका शिशुनाग वंश है और तीसरा बात कर ले तो ये नंद वंश है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, हसीना पहले हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, ना नंद वंश। ठीक है, और ये तीनों के टाइम में अगर बात कर ले तो ये तीनों का केंद्र बिंदु है सर वो मगध है। तो चाहे हर्यक हो, चाहे शिशुनाग हो, चाहे नंद हो। प्रश्न कैसे डाले कि नंद और हर्यक के टाइम में मुख्य केंद्र कहां थी या केंद्र कहां था? तो मगध ही हो जाएगा। चलिए तो आप बाखूबी ढंग से समझ पा रहे होंगे। तो एक लाइक जो अभी तक नहीं मारे हैं बिल्कुल लाइक मारते चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की अगर और देखें तो अगला प्रश्न है कि दुख के निवारण के लिए बुद्ध ने क्या बताया? दुख से छुटकारा के लिए बुद्ध क्या बता रहे हैं? सामाजिक नियम के बारे में, आर्य सत्य या अष्टांगिक मार्ग, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से उत्तर देंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सर सही जवाब हो जाएगा कि बुद्ध भगवान बोले 4 आर्य सत्य है और इसको में बोले दुख है, दुख का कारण है, इच्छा ही दुख का कारण है। इस तरह से 4 जो आर्य सत्य बोले हैं इसके निवारण के लिए, दुखों के निवारण के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताए थे। तो 28 के यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सर वो सही हो जाएगा, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर बात कर ले तो 29 नंबर प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में अशोक के कुल कितने बृहद शिलालेख पाए गए हैं? अब आपको देखिएगा, अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे अशोक के शिलालेख जिसमें देखे कि कुल 44 शिलालेख है, लेकिन अब ध्यान सुनेंगे वो तो कुल शिलालेखों की बात हो रही है। अब बृहद शिलालेख यानी बड़े शिलालेख के बारे में आपसे पूछ रहा है कि 5 है कि 7 है कि 10 है कि 14 है? फटाफट से उत्तर देंगे, क्या हो जाएगा? तो ये याद रखेंगे। अगर 29 नंबर प्रश्न की बात कर ले सर तो डी ऑप्शन ही सही होगा, यानी 14। ये याद रखेंगे। यानी अगर आपसे कहे कि अशोक के कुल कितने बृहद शिलालेख यानी बड़े शिलालेख प्राप्त हुए हैं तो 14, और कुल जिसमें छोटे बड़े सभी शामिल अगर कर दें तो ये है आपका 44। तो चलिए जल्दी से फटाफट से एकदम कंफ्यूजन दूर करते चलेंगे। लाइक एकदम बार बार बोल रहे हैं, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लें तो अगला प्रश्न है
हाँ, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? 30 नंबर प्रश्न, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म और या फिर वैष्णव धर्म? फटाफट से बताएंगे कि त्रिपिटक का संबंध जो है वो कौन से है। तो त्रिपिटक का संबंध जो है आपका बौद्ध धर्म से, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब जो आप पढ़ते हैं ये याद रखेंगे। ये 3 पिटक जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन अगर यही त्रिपिटक नहीं कह के अगर त्रिरत्न रहता तो त्रिरत्न का संबंध हो जाता है कौन धर्म से? तो जैन धर्म से। चलिए ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर ले तो सर अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, कश्मीर और राजगीर। तो अभी हम लोग देखे थे कि पहली बौद्ध संगीति होगी कब? जब बुद्ध के महापरिनिर्वाण होगा 483 ईसा पूर्व में। समझ बात में, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाएगी। और उस वर्ष अगर बात कर ले तो 492 से ही शासन शुरू हो जाएगा किसका? तो अजात शत्रु का। और इनके शासन के 8वें वर्ष बुद्ध भगवान की मृत्यु हो रही है। तो शासन के 8वें वर्ष बुद्ध भगवान की मृत्यु हो रही है तो वही अजात शत्रु क्या कर रहा है कि अपनी राजधानी, उस समय राजधानी कहां था? तो इस समय राजधानी गिरिव्रज है। और गिरिव्रज जिसको कहते हैं सर राजगीर। और राजगीर में एक गुफा है और गुफा का नाम क्या है? तो गुफा का नाम है सप्तकर्णी गुफा। गुफा का नाम क्या है सर? तो सप्तकर्णी गुफा। और इसी सप्तकर्णी गुफा में याद रखेंगे अशोक के द्वारा बौद्ध संगीति का आयोजन किया जा रहा है। पहला बौद्ध संगीति है और यहीं पर प्रश्न डील हो गया कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? तो ये याद रखेंगे राजगीर में। तो 31 नंबर प्रश्न का यहां पे डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले फटाफट से 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? अभी देखे थे कहां भेजा है? तो श्रीलंका में। याद रखेंगे कहां भेजे हैं? श्रीलंका में। अभी हम लोग डिस्कस किए थे अपने पत्नी और अपने बेटे को भी। ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन है आपका जापान। अरे वो कह नहीं रहा है। हाँ चलिए पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है मिस्र, तीसरा है वर्मा और तीसरा है सिंहल द्वीप। देखिए बात कर ले तो श्रीलंका की, तो श्रीलंका को ही कहते हैं कौन सा द्वीप सर? तो सिंहल द्वीप कहते हैं। इसी को अंग्रेज ने सिलोन द्वीप का भी कहा है। हीरे मोतियों का द्वीप के रूप में इसको जाना जाता था। ये याद रखेंगे सिंहल द्वीप किसको कहते हैं? तो श्रीलंका को ही याद रहेगा। यहाँ सिंहली जनजाति भी रहते हैं, जैसे 10वां में पढ़े थे कि ऊपर वाले क्षेत्र में तमिल और नीचे वाले में सिंहल रहते, दोनों के बीच में लड़ाई भी हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? शायद उसी तरह का सेम प्रश्न आ गया कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में, पाटलिपुत्र, वैशाली, श्रीनगर। सेम प्रश्न, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा राजगीर। राजगीर जिसका पुराना नाम गिरिव्रज है। और गिरिव्रज की स्थापना कौन किए थे? तो ये गिरिव्रज की स्थापना वसु किए थे। और वसु कौन थे? तो ये भी आपको सारी बातें शायद बता चुका है कि विहद्रथ के पिता वसु है। और विहद्रथ किसके पिता है? तो जरासंध के पिता है। जरासंध किससे हार जाता है? तो भीम से हार जाता है। चलिए एकदम इतिहास बहुत बढ़िया से पढ़ लेना है, उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन बाहर से जाता ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न अब हम आपके लिए लाए हैं ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल से। इसको भी बड़ा जल्दी में ही हम लोग डील कर लेते हैं, फटाफट से खाली आप बने रहेंगे। अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। काफी सारे प्रश्न हम आपके सामने डील कर दिए, अभी 20 से भी ज्यादा प्रश्न को डील कर दिए। अब अगले पार्ट्स में शायद अगर इसको लाए तो ज्यादा बेटर होते हैं, तो आप चैनल पे बने रहेंगे। अब इसको हम अगले पार्ट्स में आपको देंगे, ठीक है। तो ऋग वैदिक उत्तर वैदिक इसको खत्म करके फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल एम्पायर, एक एक कर करके संपूर्ण भारतीय इतिहास को हम कवर करा देंगे। आपको वीडियो सीरीज में केवल बने रहना है और वीडियो का लाभ लेते रहना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।